नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे क्या नेचर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रकृति बताना है आपको। लिख लो पहला इसमें स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। कल इस पॉइंट को मैंने समझाया था ना, मैनेजमेंट जनरल मैनेजमेंट आप पढ़े थे ना, मैन को मैनेज करना कैसे, टेक्निकली पढ़ोगे ना, मैनेजमेंट की डिफिनीशन वर्ड के बेस पर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसी का एक पार्ट है, ठीक है, जहां पर आप क्या करते हो, मनी को कैसे मैनेज करना है। कल मैं बता रहा था ना, एक बाउल है उसमें आपने सारे अंडे रखे, अंडा गिरा तो सारा बाउल, सारा बाउल गिर गया, सारा अंडा खत्म। तो हमको, मैंने आपको क्या बताया था, सारा पैसा आपको एक जगह इन्वेस्ट करके नहीं रखना है। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाओगे, कुछ पैसा लोन से लोगे, कुछ पैसा पर्सनल लगाएंगे और कुछ अपने दोस्त रिश्तेदार मित्रों से लेंगे, ठीक है ना, तभी उसका क्या होगा, एक कायदे का मिक्सचर तैयार होगा। लेकिन जहां से भी हम लोग उस फंड को रेस करेंगे, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, एकदम चीपर होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा लिखेंगे वैल्यू ऑफ द कंपनी। मेन एम क्या होता है, जितना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, उतनी अच्छी क्या होगी हमारी गुडविल, और ये गुडविल क्या करेगा, कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, सिक्योरिटी ऑफ फंड, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड परमानेंट रिटर्न प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगा फंड का, इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करेगा, इसके थ्रू कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हम कहीं पैसा लगाए, वहां डूब गया पैसा, तुमको मिला क्या बाबा जी ठुल्लू, क्या करोगे फिर, वहां पैसा लगाएगा कोई दूसरा नहीं। तो हम पैसा ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर हमारा पैसा क्या हो, सेफ और सिक्योर हो, परमानेंट रिटर्न बना हो, और रिटर्न क्या करेगा, हमारे फंड को इनहेंस करेगा, ठीक है। फिर तीसरा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। कई फंक्शन है हमारे, है ना, हमने कल बताया था ना इसको। ब्लड का काम जो होता है ह्यूमन बॉडी में, है ना, उसी तरह फंड वर्क करता है कहां पर, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में, ठीक है। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो आप अच्छा बिजनेस खड़ा ही नहीं कर पाएंगे, ना आप टेक्नोलॉजी में काम कर पाएंगे, ना आप रॉ मेटेरियल परचेज कर पाओगे, ना आप ऑपरेटिंग फंड इकट्ठा कर पाएंगे, आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है भैया, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। किस पर फोकस करता है ये, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस पर, ठीक है। आगे बढ़िए, चौथे में आइए,
मल्टी डिस्पेंसरी अप्रोच, ये क्या है? अगर आपको बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करना है या फंड का करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अकाउंटिंग का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, स्टैटिक्स का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का नॉलेज रखना पड़ेगा आपको, मैथ साइंस सब। ठीक है, ये सभी चीजों का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला गया, इसमें सारी अप्रोचेज को कंबाइन किया गया। ठीक है, एनालिसिस। फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे ना, कैसे लेंगे? मैनेजमेंट के बेस पे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका एनालिसिस करेंगे, उसी के बेस पे क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो डिसीजनल अप्रोच जहां पर भी रहेगी वहां पर क्या होगा, एनालाइज का काम करना पड़ेगा। और एफएम क्या कर रहा है आपको, क्या कर रहा है आपको, एनालाइज कर रहा है। ठीक है ना, जो आपका पास का डेटा है उसके बेस पर फ्यूचर के लिए डेटा प्रोवाइड करा है ना, एस्टिमेशन प्रोवाइड करा है ना, किस बिहेवियर पर, किस बेस पर, मैनेजमेंट के बेस। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, फ्यूचर के लिए अप्रोच देना। ठीक है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, क्या भैया ये, जितना हैवी रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। आप लोग नौकरी करने के लिए, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बिजनेस करेंगे, है ना, सबका अपना अलग अलग अप्रोच रहेगा। लेकिन अगर बिजनेस करोगे तो उसमें क्या होगा, काय का रिस्क इन्वॉल्व है, कैरियर का रिस्क है, परिवार का रिस्क है, पैसे का रिस्क है, लाइफ का रिस्क है, बहुत सारी चीजों का रिस्क। अगर चल गया तब तो अप्रोच क्या होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं चला, आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उसको चलाएंगे तो चलेगा वो। ठीक है ना, लेकिन इतना भी रिस्क ना लो कि 21 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाए, आपका नाम पेपर में छप जाए, गिनीज बुक्स को आपको रिकॉर्ड में दिया जाए। बात समझ में आ रही नहीं, उतना ही रिस्क लें जितना क्या हो पा रहा है, संभाल पा रहे हो आप, है ना। नहीं, सब्जी पूरी बंटवाने का डायनेमिक प्रोसेस या डायनेमिक अप्रोच है ये। क्या कहता है डायनेमिक प्रोसेस, हाँ ठीक है ना, ये क्या करता है, चेंजेस को अडॉप्ट करने की बात करता है। चाहे वो कल्चर का चेंज हो, चाहे फाइनेंशियल पॉलिसी का चेंज हो, या ट्रेड पॉलिसी का चेंज हो, जो भी रहेगा वो क्या करेगा, इसको उसकी के अकॉर्डिंग अपने बजट तैयार करेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रखेगा। देखते हो ना बैंकों में, अगर बैंक में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट कट कर लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, लोग लोन ज्यादा लेंगे, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, फंड खिंच जाएगा। ठीक है, लेकिन जब बैंक का फंड कम हो जाता है तो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, फिर
रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसा वैसा वर्क नहीं, इसमें क्या है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? सेफ्टी ऑफ फंड की, परमानेंट रिटर्न की, ठीक है ना? भाई पैसा हम क्यों लगाएं कहीं पर? हमको भी फायदा, तुमको भी फायदा, सबको फायदा, कर भला तो हो भला, है ना? तो ध्यान रखना है, यही सब हमारा क्या है, नेचर है। ठीक है यहां तक? आगे बढ़े। लिखो, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नोट कर लीजिए भैया। हो गया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? कौन बताएगा? बताइए। चलिए भाई, खड़े हो जाइए। किसकान जी, जेठालाल। बताइए भाई, क्या लिखा है? कुछ नया बताना, कहानी सुनाने के लिए बुलाए क्या तुमको? हम्म। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप क्या बताएंगे हमको? भैया फोन कर रहे हैं, रुकिए, ऑनलाइन वाली क्लास लगी है। बताओ। Financial decision is a decision where from decide which source of money could be handled.
इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको क्या बताएगा, कहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां से रिटर्न क्या है, क्या आपको प्रॉपर रिटर्न मिल रहा है, फिर सेफ्टी ऑफ द फंड है, पैसा आपका सेफ है, सिक्योर है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, जो पैसा तुम लगाए हो क्या उसको यूज कर पा रहे हो कि पड़ा हुआ है, इन बातों को आप सिक्योर करते हो, इसी को क्या बोलते हो आप, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर मैं एक मशीन लगा रहा हूं प्रोडक्शन के लिए, क्या मैं उसको 100% कैपेसिटी पर यूज कर पा रहा हूं, 100% कैपेसिटी पर कभी कोई यूज नहीं कर पाता है, क्या आप मैक्सिमम 90%, 80%, 75% पर यूज कर पा रहे हो। अगर वो मशीन वेस्टेज ज्यादा देगी तो उसको उसमें पैसा लगाने का कोई क्राइटेरिया फिट नहीं बैठेगा। क्या जिसके लिए मैंने उसमें पैसा लगाया है उतना अमाउंट वो रिफंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी बात आप यहां पर डिटरमाइन करेंगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से भी आप इसको जानते हो, इसका पूरा चैप्टर है बी1 में, एक आपका, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अलग है और कैपिटल बजटिंग अलग है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, मतलब जिस फंड से आपकी कंपनी रन कर रही है, आप वेजेस पे कर रहे हैं, आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी खर्चे पे कर रहे हैं, ये बात आप डिसाइड कर सकते हो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, वो चैप्टर आपका अलग है। कैपिटल बजटिंग में क्या है, आप एसेट परचेज करते हो ना, हैवी हैवी मशीनें परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो वहां की बात होगी, वो पैसा जैसे कल मैं बात करता था ना, बिल्डिंग खरीदना आपके लिए बेटर है, किराया पर रहना बेटर है, तो वहां पर बात होगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। फिर बात होती है आपकी डिविडेंड डिसीजन की। डिविडेंड डिसीजन में आप क्या लेंगे, कंटिन्यूअस, आप डिविडेंड को पे कर पा रहे हो सेम रेट से या नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड इनहेंस होना चाहिए आपका, टाइम टू टाइम, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना डिविडेंड का रेट डिक्रीज करोगे, इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेगा, आपका फंड खत्म हो जाएगा। तो हमको कम से कम उसको इतना पेमेंट करना है जिससे कि क्या पता चल पाए, हमको शुरुआत के समय में इतना हैवी डिविडेंड भी नहीं रख देना चाहिए कि अगर बाद में कम करे तो प्रॉब्लम हो। हमेशा डिविडेंड का रेट कम ही होना चाहिए, क्योंकि जितना डिविडेंड का रेट कम रहेगा उतना पैसा कम आएगा, और जितना पैसा कम आएगा उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उतना पैसा बचेगा और ये बिजनेस के काम में लगेगा और बिजनेस हमारा एक्सटेंड करेगा। बात समझ में आ रही नहीं, तो ये सब बातें ध्यान में रखनी हमको। प्रॉफिट का पार्ट जो डिविडेंड मिलना है कुछ रिजर्व सरप्लस रखना। हाँ ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इन सभी बातों को। तो दो बात यहां पर रखी गई हैं। पहली बात क्या है, दूसरा है आपका ठीक है, तो ये जो आपका वर्किंग कैपिटल डिसीजन है, ये बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है शॉर्ट टर्म सोर्सेस का, और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो है लॉन्ग टर्म रिसोर्स की बात कर रहे हैं, सोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन पर। बताइए भाई फाइनेंशियल डिसीजन क्या है,
तो हम डिसाइड करेंगे हमें कहाँ से फंड रेज करना है। हाँ, वेरी गुड। इक्विटी शेयर होल्डर नहीं तो लोन कर देंगे। ठीक है ना। फाइनेंशियल डिसीजन क्या बताएगा, आप फंड कहां से रेज करें। ठीक है, जैसे अंबानी इंडस्ट्रीज का फंड है, कहां से आता है, सब जापान से आता है, वहां पैसा बहुत लोअर इंटरेस्ट पर मिल जाता है, सस्ता है, बह रहा है पैसा। ठीक है ना। बट अपने इंडियन इकोनॉमी में क्या है भैया, पैसा बड़ा महंगा है। ठीक है, तो रेजिंग ऑफ फंड में देखोगे आप, ओनर्स फंड की बात करेंगे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, फिर फंड की बात करेंगे, कहां से होगा ये, अगर आप बॉन्ड बॉन्ड कौन इशू करता है, गवर्नमेंट सेक्टर। बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी नहीं होता है, या होता भी नहीं है ना। इसमें क्या होता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड जो रहेगा आपका बहुत हैवी डिस्काउंट पर इशू होगा, उसका फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू जो होगा दोनों डिफरेंस, वही प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये बॉन्ड बहुत ज्यादा सिक्योर। सब सिक्योर है हमारा लोन। कहने का मतलब क्या है, यहां पर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है, यहां पर आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है, एक बेहतरीन कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्या हो आपका चीपर और बेस्ट हो। जितना आप तीसरा क्या था, डिविडेंड डिसीजन, जितना बेहतरीन आप डिविडेंड दोगे, जितना ज्यादा रेट डिविडेंड का होगा, उतना ज्यादा इन्वेस्टर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जितना ज्यादा आपका डिविडेंड रेट बेहतर होगा वो आपके गुडविल को बढ़ाएगा, और जितनी गुडविल बढ़ेगी उतने आपके इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, और जितना इन्वेस्टर आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे तब फंड जनरेट होगा, रेज होगा, और वही फंड क्या होगा, आपकी कंपनी को अमाउंट प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि आप टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन में अपने आप को बेहतर करके आप ऑल ओवर ग्लोबल लेवल पर अपनी एक साख जमा सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा है नेचर फाइनेंस का। बात समझ में आ रही है आपको। कल ऑब्जेक्ट करा दिए थे हम इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, हटाएं इसको। लिखो ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ एफएम। पहला है रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड, बार बार देखो वही पॉइंट रिपीट होने हैं। ठीक है,
तो रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? अभी कोई बात कर रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपको क्या बता रहा है? यही बता रहा है वो, ठीक है ना? क्या बता रहा है कि कैसे रेगुलर सर्कुलेट हो फंड। अगर फंड रेगुलेट होना बंद हो जाएगा, सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा, तो आप अपने खर्चों को कंप्लीट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमको फंड की सप्लाई को मेंटेन रखना है। जैसे तुमसे पैसा मैं इकट्ठा नहीं ले लेता हूं। अगर मैं तुमसे इकट्ठा पैसा ले लूंगा, अब गाड़ी खरीद लिया, तुमसे पैसा लिए 5 लाख आ गया, गाड़ी खरीद लिए, तुमसे पैसा मिल पाएगा हमको? अब गाड़ी की किस्त कहां जाएगी? गाड़ी खड़ी हो गई, बिक गई, फिर आ गए वैसे जैसे थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? सीधा सिंपल सिंपल आप इसको समझिए। इसीलिए सप्लाई को मेंटेन करना है। अगर रेगुलेट ही नहीं, अगर मैं गाड़ी खरीदूंगा तो सबसे पहले क्या करना है? परमानेंट जितना अमाउंट मेरे पास रहता है उसका व्यवस्था करना पड़ेगा, जिससे भी कि मैं खा पी पाऊं, है ना? अपनी किडनी बेच के थोड़ी गाड़ी खरीदेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान में रखना है हमको, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को करना है। यहां पर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, लेकिन अगर ये रुक गया, गाड़ी ले लेके खड़ी है, पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है, सिविल लाइन जाने हैं, 4 लोग से उधार मांगे 100 रुपया, देना ना पड़े ना 100 वो तो देना नहीं पड़ता है। फिर सिविल लाइन गई, सिविल लाइन में आ रहे, हनुमान मंदिर पास खड़ी होकर धक्का मार के लेके आ रहे। बात समझेगी नहीं? तो ऐसे वाला काम ना हो। फिर एडुकेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो लोग पैसा लगाए हैं, दिए हैं, अगर आप उनको सेटिस्फाई कर लोगे, जैसे अगर आपने किसी पैसा मांगा, आप उसको उसी जिस डेट पे बोले हो रिफंड कर दे रहे हो, रिटर्न कर दे रहे हो, तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, परमानेंट सप्लाई बनी रहेगी। और तुमने उसका फंड ब्लॉक किया तो भी तुम्हारा जिंदगी भर फंड ब्लॉक करे रहेगा, कभी रिफंड नहीं करेगा ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या भैया? आप उसको कोई रिटर्न तो दे नहीं रहे हो, अगर रिटर्न दो तो छोड़ दे, है ना? तो ध्यान रखना है, आप अगर किसी से पैसा लिए हो, किसी से कहीं से फंड रेज किए हो, तो या कहीं फंड लगाए हो, तो क्या करना है आपको? रिटर्न प्रॉपर रहेगा, एडुकेट रहेगा, आप सेटिस्फाई रहेंगे, तभी दोबारा काम होगा, अदरवाइज क्या होगा? वहीं से आपके रिलेशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है? अब जैसे आप किसी अपने दोस्त से 1 लाख का लिया, मैंने शेयर में लगा दिया, 1,14,000 रुपए लिए लगा दिए, उससे हमको बेनिफिट हो गया, मान लो 20,000 रुपए मिल गए, 2,000 रुपए अगर उसको एक्स्ट्रा भेज देंगे, खुश हो जाएगा, फिर दोबारा काम होगा तो पैसा तुरंत भेजेगा वो। बात समझ में आ रही नहीं? तो आदमी को क्या करना है? आपको उसके मेंटल कैपेसिटी को, मेंटल एबिलिटी को भी पढ़ना है, उसके फंड को भी वापस करना है, और उसको सेटिस्फाई भी रखना है, उसके रिटर्न को भी सेटिस्फाई रखना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब समय पर आप रिटर्न दें। अब हमको देख रहे हैं हमारे पास बच्चे इतने बैठे हैं और जेब खाली मेरी, तो क्या होगा? फिर एक बाउंसर रखेंगे बाहर, वो क्या करेगा? वसूली करेगा, फिर तुम अंदर आओगे। बात समझ में आई नहीं? है कि नहीं? तो क्या वो क्या होगा? फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। जो डेट है, डिसिप्लिन का मतलब क्या? जिस डेट पर आपको रिटर्न देना है, आप रिटर्न प्रोवाइड कर दो, डिविडेंड हो चाहे इंटरेस्ट हो। अगर आपने फंड रेस कर रखा है, लोन वो रिटर्न करना है, आप उस डेट को रिटर्न करो, अपने फंड को प्रॉपर यूज करो, अननेसेसरी फंड को ना बढ़ाओ। कुछ लोग होते ना, ज्यादा पैसा आ गया, क्या करेंगे? आईफोन खरीद लेंगे, 20 गाड़ी खरीद लेंगे। क्या है ये? अननेसेसरी फंड को वेस्ट करें आप। ठीक है? तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आपको नेसेसिटी में ही पैसा, नेसेसरी चीज में पैसा लगाना है, अननेसेसरी आपको रिसोर्सेज में पैसा लगा के ब्लॉक नहीं करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब क्या हो गया? आपको फंड को अधिक से अधिक यूटिलाइज कैसे करना है? जितना पैसा आप लगाए हो उतना उससे काम लो। अगर काम नहीं ले पा रहे, इसका मतलब क्या है? पैसे नहीं। ठीक है? अब मैं केवल कैमरा इसलिए लगा दूं अच्छा लगे क्लास, तब तो बेवकूफी है ना, है कि नहीं? क्या करना है? हम कैमरा क्यों लगवाए हैं? क्योंकि हमको क्लास ऑनलाइन प्रोवाइड करनी ही करनी। ठीक है? तो ध्यान रखना है, हमको क्या करना है? अपने संसाधनों का समुचित विदोहन करना है।
इन कुछ लोग होते ना, शादी में गए, प्लेट में खाना ठांस के भर लिए, अबे थोड़ा थोड़ा खाते, आराम आराम से रखते, खाना गर्म भी रहता है और प्लेट में भी अच्छा लगता है, भर के रख लियो, और राक्षस वाली फीलिंग आ रही, सामने वाला देख रहा है, सामने वाला देख रहा है, अबे बाप रे, आदमी की राक्षस है यार, है ना, नजर लग गई, है ना। तुम्हारा मुंह, तुम्हारा जहां फोकस करना है वहां फोकस करो, तुमको कोई आपत्ति नहीं। 5वीं में आएंगे, देखेंगे अब, देखो इसने विश्वास किया, इसको पैसा दिया, एक चंपत दिलाया, कौन, एनी दिलाई, पहुंच गई एनी का बाल काट के लेके चली आई, बात समझा कि नहीं। तो आपको देखना है सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने फंड की, इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट करते समय रेशनल डिसीजन लेते हैं, इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, लगी रहो भाई, दे दो भैया दे दो, हमारी काम है ना। अभी मैं किस डेट को जा रहा था वहां, 10 तारीख को गया था ना शादी में, तो एक लोग के लड़की की शादी थी और उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था, पूरा सब प्रोसेस हो गया था, बट उनका लोन पास। अब उनको 5 लाख का लोन मिलना था, लेकिन बेटी के बारात आने वाली, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। फोन की, गोरखपुर की है, कहे भैया 1 लाख रुपए व्यवस्था करा दो। भैया 1 लाख का व्यवस्था मेरे बस का है ही नहीं, हमको खुद ही बहुत पैसे का काम है। तो कहे अच्छा 20,000 करा दो। हम कहे हाँ ठीक है, ले जो 20,000 रुपए अगर तुम ले गए ना भी वापस करोगे तो बेटी की शादी हम लोग वैसे भी एक सामान देना है, ये मान लेंगे, चलो ठीक है, उसमें हमारे क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। बात समझ में कि नहीं। अब ये थोड़ी है कि हम धीरू भाई अंबानी के घर के हैं, ले 1 लाख लेके चले जाओ। जैसे एक दिन हमारे सर रहे सीएमए, जहां मैं कर रहा था वहां पे, वर्मा जी के 2 लड़के हैं, दोनों बैंक में सर्विस करें, फिर भी वो फोन किए थे 1 साल पहले हमसे पैसा मांगे 70,000 रुपए। उसके बाद वो ये नहीं कह रहे हम पैसा देंगे कब, वो कह रहे जब हो जाएगा तब दे देंगे। अब उनका एक पैर कब्र में है, तो मैं सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वहां पर मेरा, आज तुम पैसा लो कल का, है ना। तो मेरा 70,000 रुपए क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया ना फिर। तो क्या करना है भैया, पैसा देते समय, पैसा नहीं, मैंने दिया ही नहीं। मतलब हमारे जो मेरे जो सीनियर हैं जयराज पांडे, मतलब हमारे रिलेटिव भी भैया भी हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए दे दिया है। तो जैसे हमको वहां किसी को पैसा देना है तो उसके बारे में पहले आप क्या करते हो, किसी जानते हो ना। तो मैंने पूछा जयराज भैया, यार वर्मा जी कई बार वो मेरे यहाँ कोचिंग में है, अब मैम बैठी तो नहीं कि फिर फोन पे उन्होंने मुझको मैसेज करके कहा। तो मैंने जयराज भैया कहा यार भैया पैसा मांगे यार, वो कह अरे शिवम यार 1 लाख रुपए दिया, 3 साल हो गए हैं, समझ रहे हो कि नहीं, अब मैं उनसे मांगू कैसे, है ना। अब वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो गेल में वो है क्या नाम, जीएम है, तो नहीं मांग पा रहे भाई। उनका जो 25 लाख का पेमेंट है हर महीना, अत्ता बत्ता सब फ्री मिला हुआ है। अब हमारा थोड़ी पैकेज 25 लाख का है, यहाँ तो रोज मांगना रहे, फीस दे दे रे, दे बात समझ नहीं। तो देखना पड़ता है ना। तो वहां पर मेरा पैसा क्या सेफ से और सिक्योर है, नहीं है, तो मैं नहीं दिया, है कि नहीं। सबको अपने आप को, सबको ठीक है। तो क्या करना है भैया, अपनी, अगर हमको किसी को कर्ज देना है तो उतना ही दो ना, जितना कि अगर आपको ना मिले तो तकलीफ ना हो। बात समझ में कि नहीं। तो वही आपका सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्ट, ठीक है। फिर सर्वाइवल ऑफ कंपनी, ठीक है ना। सर्वाइवल ऑफ कंपनी मतलब कंपनी चलेगी कैसे, हम कोचिंग कैसे चलाएंगे, है ना। जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मैं केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अवधारणा पर काम करूंगा तो काम क्या होगा, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। दरवाजा बंद कर लो, बाबू साहब नहीं हो तुम। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ कंपनी मतलब क्या भैया, कंपनी कैसे चलेगी, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या है, नॉर्मल जीवन यापन हो सकता है। तुम यहां पर क्यों बैठे हो, सामने मूंगफली चना की दुकान लगाओगे, बेचोगे पढ़ने के बाद, इसलिए बैठे नहीं हो। अपनी अपनी टेंडेंसी है।
ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर हमको कंपनी को चलाना है क्या करना पड़ेगा, एक सफिशिएंट प्रॉफिट चाहिए। अगर वो प्रॉफिट होगा तभी हम अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़े, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, दोनों किताब लाया, तीसरी तो पढ़ा। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, जहां से मैंने फंड रेज किया है हमको वहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट कम करना पड़े, जितना कम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी, है ना। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है भैया, जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, जितने लोअर इंटरेस्ट पर हम फंड को उठाएंगे उतना हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। और जितना ज्यादा प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज होगा उसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, हमारे बिजनेस की इकोनॉमी पर पड़ेगा, उतना हमारा बिजनेस ग्रोथ होता चला जाएगा। आप नए नए इनोवेशन करेंगे, है ना, पैसा रहेगा तभी तो करोगे ना। नहीं वही है, रिस्क हो जाएगा ज्यादा, उम्र है तुम्हारी कम और जाएगा, फूट जाएगा बम, निकल जाओगे दम समझ गए कि नहीं, तो हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन उम्र का भी बहुत इफेक्ट होता है इस पर। 90 साल के बुढ़ऊ हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे थे, सिर पैसा लगाए 50 लाख हो गया, 1 लाख रुपए, सोचते थे ऐसे ऐसे करते चले गए, काम खत्म हो गया। दूसरा समझ में आ रही नहीं, तो उम्र बहुत मायने रखती है। अगर इस उम्र में तुम्हारा 50 लाख डूब जाएगा तो तुम्हारे पर इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर सर्विस टाइप का कोई होगा तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये मेंटल कैपेसिटी क्या है इसकी ज्यादा है, कम होती तो निपट जाता। जी वाले सबको बात। चलो बस करो इधर क्लास। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, आप फंड कहीं लगाते हो क्या करते हो, चेक करते कि नहीं, या आया आई लगी उन्हें दे दिए पैसा दे दिया, ऐसा तो होता नहीं ना कि दे दिए, ऐसा तो हो रहा है नहीं। ऐसे होने लगा तो दुनिया में सब पैसा बहने लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब कहीं पैसा लगाएंगे तो पहले प्रॉपर चेक करेंगे, रेशनल डिसीजन लेते हैं ना वहां पर। क्या करोगे, रेशनल डिसीजन लेते हो आप, इमोशनल डिसीजन पे, इमोशनल डिसीजन के बेस पर आप फंड को नहीं ट्रांसफर करते, नहीं तो उसका इंपैक्ट क्या है, मिलेगा तुमको शुतुरमुर्ग का अंडा। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का बड़ा ही होता है, मुर्गी के अंडे की बात नहीं की जा रही, ठीक है ना। ठीक है, तो आप बिना चेकिंग के फ्रॉड को रोक नहीं सकते हो। ठीक है, फोन करें उनको, कोचिंग में आओ। कौन सी वाली, डीजे कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में ब्रांच खुल। इफेक्टिव बताइए। डिसीजन मेकिंग, तो मैम क्या हो रही है? कम बोला करो, ज्यादा दांत मत निकाला करो। देखो भैया, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, अगर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो कैसे डिसीजन होना चाहिए हमारा। अब वही हुआ ना अभी कि पैसा दे दो दे दो, बैंक देखते हो कि नहीं पैसा लोन कब पास करती है, देखती है कि पहले तुम्हारा कैपेसिटी देखेगी, पहले अब मान लो ये ऐसे आदमी है 10 लाख मांग लिए, इनको ऊपर से नीचे तक देखा, पहले वो कहा हटाओ इसको पहले यहाँ पे, दे देंगे, जाएगा 150 रुपया। फिर देखा प्रॉपर्टीज के नाम बहुत है, अब क्या करा, मॉर्टगेज है ना दिया, तो आदमी क्या करेगा, इसके नाम लोन इशू कर देगा। लेकिन लोन इशू करने के लिए अभी कभी लोन ही नहीं लिया, प्रॉपर्टी के पास बहुत है, तब भी क्या इसको लोन इशू होगा क्या, नहीं होगा। उसके लिए आपका छोटा मोटा लोन पहले से होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, सिविल स्कोर होना चाहिए, तब आपको लोन होगा। तुम चाहे जितने बड़े प्रॉपर्टीदार हो चले जाओगे, तुमको लोन नहीं मिलेगा, है ना। तुमको किस बेस पर लोन में, तुम्हारा आईटीआर है, कुछ है, इनकम है,
अभी गए क्या मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, ये लो पेपर लो, पेपर लो, हमारी मम्मी ने हमको ये दिया है ना, तब भी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, इसीलिए आपसे कहा जाता है पहले से कि छोटा मोटा लोन लगातार लेते रहो, उसको पे करते रहो। वो क्या है आपका, वो आपकी टेंडेंसी को शो कर रहा है यहां पर। ठीक है, 2,000 लोन लेके जिम का अपना पेमेंट करेगा क्या, फीस का? नहीं भाई, सब प्रोटीन दे रहे हैं। वही बोल रहे हैं। ये देखो लास्ट है तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स। अगर कंपनी डूबी कि पैसा किसका किसका डूबेगा? लेंडर्स। ठीक है, क्योंकि सबका फाइनेंशियली और नॉन, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, पब्लिक का भी होता है ना। तो ध्यान रखो, हमको क्या करना है, स्टेक होल्डर को प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करोगे? अपने रेशनल जजमेंट से, रेशनल डिसीजन। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? नेचर हो गया, स्कोप हो गया, ये ऑब्जेक्ट था। हेडिंग डाले फंक्शन। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या फंक्शन है भैया? डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो बात सिविल स्कोर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तुम पैसा उठा के किसी से रख ले रहे हो ज्यादा, आपको वो पैसा वापस तो करना पड़ेगा ना। तो हमेशा जितनी रिक्वायरमेंट है फंड की, उतना ही आपको लोन लेना चाहिए। आप अधिक लोन लोगे, आपको अधिक इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, और जितना अधिक इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, उतना प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा, फर्म का ग्रोथ रुक जाएगा, फर्म का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, रिसर्च डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। फिर दूसरा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब लीवरेज। आपको ध्यान देना है कि जो कैपिटल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें कितना पोर्शन डेप्ट फंड का होना चाहिए, कितना ओनर्स इक्विटी का होना चाहिए, है ना। और अगर डेप्ट फंड है उस पर इंटरेस्ट का रेट क्या हो, है ना। और प्रीफरेंस शेयर का भी इंटरेस्ट रेट पहले से डिसाइड होता है। तो अगर प्रीफरेंस शेयर होगा, उसको मैं क्या अमाउंट इंटरेस्ट का पे करूं, रिफंड करूं, जिससे कि वो क्या रहे, सेटिस्फाइड। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको देखना है पैसा कहां से देंगे ज्यादा। अडानी की तरह लोन लेके तो पूरा बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी चॉइस क्या है, आपको देखना है। ठीक, क्या क्या देखेंगे आप यहां पर, फंड का कॉस्ट, रिस्क, रिस्क कंट्रोल फैक्टर, बीईपी।
ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट, एनालिसिस, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप देखोगे आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए, है ना, या डेट फंड चाहिए, ठीक है, ये आपको कैसा मिक्सचर तैयार, कितना हो गया, तो 3 4 है, डिसाइडिंग अबाउट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या आप केवल ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे जहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, या लोअर प्रॉफिट के प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे आप, ठीक है, शुरुआत का अगर समय हमारा चल रहा है, शुरुआती समय है कंपनी का, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जहां पर कम प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस समय हमारी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम अपने कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, और एक समय आएगा जब हम क्या करेंगे, केवल प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब अभी बताए थे ना, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू, तो हमको क्या करना है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, तरलता बनी नहीं चाहिए, अगर तरलता नहीं रहेगी तो बिजनेस ठप, रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था होना चाहिए, मतलब कम से कम लिक्विडिटी इतनी होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस को सर्कुलेट कर पाओ, अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी, आप रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, वेज का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना, तो इंप्लॉइयों में असंतुष्टता रहेगी, आपका काम होगा भी तो खराब हो जाएगा, और काम खराब होगा तो फर्म का नाम खराब होगा, गुडविल खराब होगी, इन्वेस्टर पैसा निकालेंगे फिर, आइडियल रेशियो 2:1 लिक्विडिटी का, यहाँ आइडियल रेशियो की बात हो रही है, करेंट का 2:1 है और लिक्विडिटी का 1:1 है ना, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, आपके पास जो प्रॉफिट है आप उसको कैसे कहां पर लगाएंगे, कितना रखेंगे हमेशा परमानेंट, तो ये सारी बात आपको कहां पर लेना है, अपने फंक्शन में देखना है, डिविडेंड का रेट हमेशा कम रखेंगे, ज्यादा प्रॉफिट को क्या करेंगे, फंड के ग्रोथ पर लगाएंगे, फंड के प्रोजेक्ट पर लगाएंगे, जिससे फंड क्या करे, अपना एक्सपेंड करे, डाइवर्सिफिकेशन को आप लॉन्च करेंगे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, टाटा केवल नमक नहीं बनाता, टाटा केवल चाय नहीं बनाता, टाटा केवल स्टील नहीं बनाता, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो गए, तो आप भी क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बचा के अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, फिर एक्सरसाइजिंग फाइनेंस कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि अगर फर्म का इंप्लॉय कह दे हम पैदल आ रहे हैं तो उसके लिए तुम गाड़ी भेज दो, गाड़ी निकलवा दे दो, आप उसको सुविधाएं अगर देंगे उसका भी आप असेसमेंट करेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका पैसा है तो आप उसको क्या करें, कहीं ना कहीं लगाना चालू कर दिए, ठीक है, लगाने से पहले क्या करेंगे आप उसको
मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? कंट्रोल, और सबसे लास्ट फंक्शन है ये, ठीक है। तो इस पर भी आपको ध्यान में रख के काम करना रहेगा, ठीक है। इतनी बात है हमारी फंक्शन, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, फिर बैठो क्लास में। कब तक का ब्रेक है?